सर जी मैं आपको बताता चलूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये हमारा डे 3 सेशन नंबर 2 है। प्लान क्या है सुन लीजिए। सबसे पहले हम फॉर्मेट आपको सिखाएंगे। फिर उसके बाद जो अब तक सबसे मुश्किल सवाल मेरे मुताबिक आया है सैलरी का, वो कराऊंगा। फिर तीसरे नंबर पे पिछली 14 अटेम्प्ट्स की जो एडजस्टमेंट्स हैं, पिछली 14 अटेम्प्ट्स की जो एडजस्टमेंट है वो आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस होंगी। मैंने उस पर वर्किंग करके फाइल बनाई हुई है इंशाल्लाह, ये लास्ट 14 अटेम्प्ट्स की एडजस्टमेंट पे। सर वो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस कर लेंगे कि किस किस अटेम्प्ट में कौन कौन से सवाल आए और उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट थी। टारगेट सिर्फ ये है कि मेजर चीज़ें सैलरी के न्यूमेरिकल में जो आती है वो करें। आप तीसरे से चौथा न्यूमेरिकल करने लगते हैं तो यू रियलाइज के 70 से 75% सब कुछ रिपीट हो रहा है। सर जो नया है, हर एक बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ आई थी कि हर न्यूमेरिकल से मैंने 2 से 3 एडजस्टमेंट ही सीखनी है, बाकी आपको इंशाल्लाह आती होंगी अगर आप रीजनेबली प्रिपेयर्ड है इंशाल्लाह, और होंगे इंशाल्लाह। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी न्यूमेरिकल करना है सबसे पहले मिस्टर XYZ जो भी बंदे का नाम होगा, रिक्वायरमेंट देखिएगा। रिक्वायरमेंट बड़ी ध्यान से पढ़िएगा। न्यूमेरिकल शुरू करना है, एक बार पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए। यानी मिसाल के तौर पे उसने आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने को कहा है और आप ये सोचते रहे कि इसका टैक्स क्रेडिट मिलना है या नहीं मिलना। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो एक बार हमेशा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के फिर सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। कंप्यूटेशन, और जो रिक्वायरमेंट होगी वही यहां पर लिखेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ, लेट्स से टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। उस पे सवाल में दिया होगा कि टैक्स ईयर क्या है। आपके केस में मोस्ट प्रोबेबली टैक्स ईयर क्या होगा, 2022 होगा। सवाल शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले एक बार उस सवाल को पूरी रीडिंग देते हैं और सबसे पहले उस सवाल को पढ़ के एक नतीजा निकालते हैं कि भाई इसमें हेड कौन कौन से टच हो रहे हैं इस सवाल में। यानी हेड्स हेड्स कौन कौन से हैं, सैलरी है, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। इस सब को ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है टोटल इनकम। सर जब जैसे ही टोटल इनकम आपके सामने आएगा, आपके जहन में आना चाहिए कि भाई अब टोटल इनकम कैलकुलेट हो गया, मुझे सबसे पहले सेपरेट ब्लॉक आइटम माइनस करनी है। ये वो वाली आइटम्स होती हैं जो जिन पर सेपरेट रेट लगना होता है। अब टोटल इनकम पर सारी इनकम शामिल तो कर दी, लेकिन सेपरेट ब्लॉक आइटम इसलिए माइनस करनी चूंकि इस पर रेट सेपरेट लगता है। सर जी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम माइनस कर देंगे। सर 5 तो हैं, कौन कौन सी? सर जी सबसे पहले शुरू करें सैलरी से, टर्मिनेशन बेनिफिट, दूसरे नंबर पे अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी, तीसरे नंबर पे प्रॉफिट ऑन डेट, चौथे नंबर पे गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, पांचवें नंबर पे गेन ऑन
सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस सबको आप लेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? आपके पास एक फिगर कैलकुलेट हो जाएगी जिसमें से आपने डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करना होगा। डिडक्टेबल अलाउंस में क्या क्या होता है? ज़कात, WWF, WPPF, प्रॉफिट ऑन डेट और एजुकेशनल एक्सपेंस। एक सवाल ये पैदा होता है सर जी, अगर सेपरेट ब्लॉक आइटम भी हुई और प्रॉफिट ऑन डेट भी हुआ तो जो टैक्सेबल इनकम निकाल, वो प्रॉफिट ऑन डेट में लिखा हुआ ना 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम, उस 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम का मतलब है इस अमाउंट से ऊपर ऊपर जो खर्चे हैं वो माइनस करके फिर उसका 50% लें। यानी ये बात आपको बता चुके हैं, दोबारा बता रहे हैं कि सर जब यहां पर प्रॉफिट ऑन डेट को कैलकुलेट करना था और इसकी लिमिट में लिखा हुआ था 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 2 मिलियन, ये एक्चुअल प्रॉफिट ऑन डेट था ना भाई? सर जी वो जो टैक्सेबल इनकम है उसका मतलब है कि वो माइनस करनी है। वो टैक्सेबल इनकम का मतलब है अगर ज़कात है तो वो माइनस करके 50% लेना है। सर जी समझ आ रही है? अगर सेपरेट ब्लॉक आइटम है तो वो माइनस करके 50% लेना है। इसी तरह ही एजुकेशनल एक्सपेंस भी है, माइनस करके 50% लेना। एजुकेशनल एक्सपेंस में कितना है? 25% है ना सर? जो टैक्सेबल इनकम का 25% है तो उसमें से ज़कात, WWF, WPPF माइनस करके उसका 25% लेना। ले जनाब, जब ये भी माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। सर टैक्सेबल इनकम टैक्स के काबिल इनकम है। ये वो टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है वो वाली इनकम जिस पर अब आप टेबल से देख के रेट अप्लाई कर सकते हैं। सेपरेट ब्लॉक आइटम में वो वाली इनकम आती है जिसपे सेपरेट रेट लगता है। FTR आइटम तो वैसे ही अलहदा हो जाती, वो तो इस कैलकुलेशन में टोटल इनकम में भी शामिल नहीं होती। ठीक हो गया सर? इस पर रेट अप्लाई करेंगे और इससे क्या निकल आएगा? टैक्स लायबिलिटी फॉर NTR। सर ये टैक्स लायबिलिटी है, बाज़ औक़ात सिर्फ NTR इनकम ही होती है और अगर उसके अलावा भी कोई इनकम हो तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ NTR आपने कैलकुलेट कर ली। इससे अगला स्टेप है कि आप टैक्स लायबिलिटी ऑफ NTR को जब आपने कैलकुलेट कर लिया तो अब आप आ जाएं टैक्स क्रेडिट्स की तरफ। सर टैक्स क्रेडिट में सबसे पहले फुल टाइम टीचर, सबसे पहले फुल टाइम टीचर की टैक्स लायबिलिटी सर जी ये बात ध्यान से सुनिएगा। आप टैक्स लायबिलिटी निकाल ली, उसमें से फुल टाइम टीचर की टैक्स लायबिलिटी, फुल टाइम टीचर का टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो कैलकुलेट करेंगे, यानी टैक्स लायबिलिटी आफ्टर फुल टाइम टीचर अलाउंस। सुन लीजिए, वुमेन एंटरप्राइज का मसला नहीं है, वो आप एडजस्ट कर लेंगे और उसमें इस तरह के मसाइल नहीं होंगे इंशाल्लाह। वो बिल्कुल सिंपल आपको सवाल आएगा। अच्छा जनाब, टैक्स लायबिलिटी ऑफ फुल टाइम टीचर आ गया और उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आया?
इसके बाद आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस करना है। सर फॉरेन टैक्स क्रेडिट इसके बाद माइनस होता है। सर आपको पता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट होता है? सर एक्चुअल जितना दिया होता है और दूसरे नंबर पे एवरेज रेट के मुताबिक जो लगता है ए ओवर बी इंटू सी करके, इन दोनों में से जो लोअर होता है वो कैलकुलेट करते हैं। यही होता है ना सर? सर फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस कर दिया। इसके बाद आ गई आपकी टैक्स लायबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये जो टैक्स लायबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट आई है, इसके बाद आपने लेस करना है टैक्स क्रेडिट डोनेशंस पर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर और इंश्योरेंस पर, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस पर। सर जी ये इसके बाद लेस कर देना। कंट्रीब्यूशन टू पी फंड, पेंशन फंड। अच्छा ये जनाब सारे लेस कर दिए। ये वाले टैक्स क्रेडिट भी जब लेस हो जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद आपने अब ऐड की तरफ आ जाना है। ऐड कर देंगे आप टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक इनकम। याद रखिएगा टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक इनकम में अगर ग्रेचुटी, अगर अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी या टर्मिनेशन बेनिफिट है तो पिछले 3 साल डिवाइडेड बाय टैक्स लायबिलिटी फॉर द लास्ट 3 years डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम फॉर द लास्ट 3 years मल्टीप्लाई बाय ये रेट निकलेगा मल्टीप्लाई बाय 100 और ये वाला रेट अप्लाई करेंगे। सर जी ये बात पता है ना? अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई गेन आ गया, सिक्योरिटी पर कोई गेन आ गया 12.5%, इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई गेन आ गया, रेट गिवन होगा उसके मुताबिक रेट निकालिएगा पहले होल्डिंग पीरियड को कैलकुलेट करने के बाद। सब प्रॉफिट ऑन डेट का 5 मिलियन तक 15%, इससे ऊपर का एनटीआर रेट गिवन होगा उसके मुताबिक कैलकुलेट कीजिएगा। मैंने आपको इन सारी सेपरेट ब्लॉक्स आइटम के ट्रीटमेंट और टैक्स निकालने के तरीके भी बता दिए। सर ये टैक्स ऐड होना, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉकिंग। फिर उसके बाद आ गया टैक्स ऑन एफटीआर आइटम। एफटीआर आइटम मेनली क्या होगी? डिविडेंड होगा या पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट होगा। सर इसको भी ऐड कर दिया, वैसे डिविडेंड ही मेनली होगी। अच्छा जनाब इसको ऐड करने के बाद अब उसके बाद आप लेस कर दीजिए एडवांस टैक्स, उसके बाद क्या चीज आ सकती है? टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, उसके बाद टैक्स ऑन एफटीआर, टैक्स डिडक्टेड ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम। अगर सेपरेट ब्लॉक आइटम पे टैक्स डिडक्ट होके मिला है तो वो, और उसके बाद टैक्स डिडक्टेड ऑन एफटीआर। सर इन सारी चीज़ों को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा टैक्स पेबल। मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम चीज़ें जो दरमियान में आती गई हैं उनको मैं इनकॉर्पोरेट करता रहूं, उनके हवाले से जो एडजस्टमेंट्स हैं वो भी बताता रहूं। सर किसी सवाल में ये सारी चीज़ें ना आई हैं ना आ सकती हैं, आ सकती भी नहीं है। इतना लेंथी सवाल फिजिक्स, लेकिन जब आप फॉर्मेट की बात करते हैं तो आपका टारगेट होता है मैक्सिमम चीज़ें जो हो सकती हैं उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। सर हमने भी वही कोशिश की है, मैक्सिमम चीज़ें
जो हो सकती है हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया। जी चलो ले आओ। अच्छा जनाब, ये वाली बात हमने कंप्लीट कर ली। सर जी अभी तक जितने सवाल आए हैं इसमें सबसे अच्छा सवाल जो टेस्ट हुआ है वो सगीर वाला सवाल है। ये सवाल आया था ऑटम 2020 के अटेम्प्ट में। मैंने बाकी सारे सवालों की एडजस्टमेंट भी डिस्कस करने के लिए रखी है, लेकिन एक बार ऑटम 2020 का ये वाला सवाल अपनी बुक से निकाल लीजिए। बड़ा लेंथी सवाल था और पेपर में अटेम्प्ट करना मुश्किल था। मैंने प्लान यही किया कि आपको ऐसा सवाल कराऊं जो बच्चों को करने में दिक्कत हुई पेपर में। बाकी जब आप सवाल करेंगे तो यू विल रियलाइज कि ये सवाल सर जी सवाल पढ़ने लगा हूं आपके साथ में। क्वेश्चन नंबर 12 है भाई। सर ये चैप्टर 13 के बाद जो इनकम टैक्स न्यूमेरिकल है उसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। जो स्टूडेंट्स पास पेपर से देखना चाह रहे हैं उन्हें बताता चलूं कि ऑटम 2020 के अटेम्प्ट है। सर सगीर अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इज वर्किंग एज अ फुल टाइम प्रोफेसर एट इंस्टीट्यूट के आई विच इज अ नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर आपके पास अगर बैक एंड पे दिमाग में नॉलेज बैंक है तो आप पढ़ते जाएंगे और दिमाग में चीजें आती जाएंगी। सर पहली लाइन पढ़ते साथ ही मेरे जहन में फुल टाइम टीचर की बात आ गई है। सर फुल टाइम प्रोफेसर है, नॉन प्रॉफिट इदारे में है, तो इसकी जितनी इनकम होगी सैलरी की उसका 50% इसको क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट। मैंने आपको पहले बता दिया कि सर जब आपने न्यूमेरिकल पढ़ना है तो नोट करना है पहली रीडिंग में। सर पहली रीडिंग में मैंने यहां पर नोट कर लिया कि यार ये एक टैक्स क्रेडिट है जो आना ही आना। टैक्स क्रेडिट है ये। उसके बाद आगे चलते हैं। एंड इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड इन एचईसी, इज एंटायरली ओन्ड एंड फंडेड बाय जिंगर लिमिटेड, अ कंपनी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, बेसिक सैलरी 2 लाख है, मेडिकल अलाउंस 20,000 है, फेयर मार्केट रेंट और अकोमोडेशन। चूंकि इसकी रिक्वायरमेंट टैक्सेबल इनकम और नेट टैक्स पेबल है तो हम इस चीज को अपने जेहन में रखते हुए सवाल कर रहे हैं, यानी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी। जरा देखिएगा डिटेल्स ऑफ द मंथली रेम्यूनरेशन जो है वो बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस और फेयर मार्केट रेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस सगीर की और उसके डिपेंडेंट्स की कराई गई थी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनिशियल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया था 40,000। अच्छा ये बिल्कुल सिंपल है कि यार ये मेडिकल फैसिलिटी है। जैसे ही आपने देखा ऊपर मेडिकल अलाउंस भी है तो आपके जहन में आ गया मेडिकल फैसिलिटी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, तो ये एग्जाम्प्ट होगी और मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गया प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹15 लाख पर मंथ टू अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन थी 15 लाख पर मंथ की, 15,000 है, सॉरी कौन कर रहा था, एम्प्लॉयर कर रहा था। ठीक हो गया भाई, ये पी फंड की कंट्रीब्यूशन है, अंडर द हेड सैलरी है। हेड्स ऑफ इनकम देखते जा रहे हैं, ये सैलरी की बातें हैं सारी। On 1 July 2019, Sagir was granted an option to acquire 10,000 shares in ZL at a price of 105 per share under employee share scheme। सर जी ये भी अंडर द हेड सैलरी की एडजस्टमेंट है। अच्छा जी नीचे एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये सेल कर सकता था, इसमें रिस्ट्रिक्शन थी, रिस्ट्रिक्शन के बाद बेच सकता था। बस इनिशियल में मैं ये देख रहा हूँ
कि ये एडजस्टमेंट सैलरी से रिलेटेड है। 31 अगस्त 2019 को लीव इनकैशमेंट मिला, ये भी सैलरी से रिलेटेड है। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 1,60,000 टैक्स डिडक्ट, सर ये टैक्स क्रेडिट है। सर ये सारा कुछ सैलरी से रिलेटेड है। मैंने इनिशियल रीडिंग में आपको क्या बताया, क्या करना है, हेड्स ऑफ इनकम आइडेंटिफाई कर लेने हैं और टैक्स क्रेडिट आइडेंटिफाई कर लेने हैं और डिडक्टेबल अलाउंस आइडेंटिफाई कर लेने हैं। सर ये ऊपर देख लिया, चूंकि मैं अभी जितना भी डिटेल में पढ़ लूं अल्टीमेटली मुझे बाद में दोबारा करना ही है। मैं सिर्फ एरिया और हेड आइडेंटिफाई करूं ताकि मैं उसके एरिया में जाके ये वाली वर्किंग कर सकूं। तो सर ये सारा सैलरी के वाले से था, लास्ट में टैक्स क्रेडिट था। उसके बाद आ जाए 15 जनवरी 2020 को इसने शॉप बेच दी जो कि कराची में सिचुएटेड थी 15 मिलियन की। इसने परचेज कितने की हुई थी, 19 मिलियन की। 5 लाख रुपए कैश में दिया हुआ था। सर जी पहली तो बात है, कैश में अगर आपने 5 मिलियन दिया है तो वो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होगा। सर ये बात इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी एक जगह लिखी हुई है और मैंने अपनी बुक में कैपिटल गेन में भी ऐड की हुई है। समहाउ जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस तरह से नहीं देखा, अब नोट कर लें। सर 5 मिलियन से ऊपर की मूवेबल प्रॉपर्टी हो और वो पैसे कैश पे दिए गए हों तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट नहीं बनते। इस केस में 5 मिलियन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट नहीं बनेगा और असल में कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 19 में से 15 निकालेंगे तो 14 मिलियन की कॉस्ट बन जाएगी। पेनल्टी भी होती है, बिल्कुल पेनल्टी भी होगी, जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू या डीसी रेट है उस पर पेनल्टी भी चार्ज की जाएगी। यस, इसके ऊपर पेनल्टी भी होगी जिसका नोट आना। 1 मार्च 2020 को ही सोल्ड अ रेजिडेंशियल प्लॉट इन फैसलाबाद फॉर ₹18 मिलियन। द प्लॉट वॉज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर इन 2014। ये प्लॉट इसको विरासत में मिला था अपने बाप से। फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, 7 मिलियन। सर जी विरासत में मिला 2014 में, अब क्या चल रहा है 2020। सर मोर देन 4 ईयर हो गए, तो इसका क्या मतलब है। सर इसको इग्नोर करना है। हमने ये रूल आपको कल इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में पढ़ाया था कि होल्डिंग पीरियड देखना होता है, सबसे पहले गेन लॉस और फिर उसके बाद होल्डिंग पीरियड। अगर होल्डिंग पीरियड मोर देन 4 ईयर है तो क्या कर देंगे, 0% टैक्सेबल हो जाएंगे। In June 2020, Sagir independently developed learning courses from sale through a web-based marketplace managed by the company outside Pakistan. 25 जून 2020 को इसने कितने पैसे रिसीव किए हैं, 4260,000। सर ये पैसे इसने वसूल किए हैं अपने डॉलर अकाउंट में और टैक्स कट के मिला है 8%। टैक्स कट के मिला है 8%। टैक्स कटने के बाद ये वाली अमाउंट मिली है। ये दोनों चीज़ें तो जनाब कैपिटल गेन के हेड में आ गई मूवेबल प्रॉपर्टी की, लेकिन ये प्रॉपर बिजनेस कर रहा है और ये अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस आएंगी। वैसे अगर कोई स्टूडेंट इसको अदर सोर्स में भी ले जाए तो हर्ज नहीं है, लेकिन इसको बिजनेस के तौर पे डील किया जाए तो बेहतर है, चूँकि इसने प्रॉपर लर्निंग प्लेस बना लिया, वेब बेस्ड मार्केट प्लेस में मैनेज कर रहा है। $4260 जो इसने वसूल किए हैं, इस पर इसे 8% टैक्स कटने के बाद मिला है, यानी असल में ये 92% है। ठीक हो गया। इसको ग्रॉस अप करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद आ गया रेट इसने दिए हुए डॉलर का। सर हमने कौन सा रेट लेना है, हमने जिस दिन पैसे मिले उस दिन का रेट लेना है। ईयर एंड का रेट भी नहीं लेना और एवरेज रेट भी नहीं लेना, यानी हमने $168 168 के बराबर लेना। 1 जून 2020 को सगीर ने डोनेशन दी थी नॉन प्रॉफिट इदारे को, जो कि सेकंड स्केड्यूल में लिस्टेड थी। अब ये सवाल चूंकि पुराना हो गया, अब स्केड्यूल कौन सा है, 13 स्केड्यूल है और इस पर इसको क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सर जी ये सवाल कंप्लीट हो गया। मेरा इनिशियल टारगेट तो ये था मैं आइडेंटिफाई कर लूं इस सवाल में टैक्स क्रेडिट्स हैं, क्या कहते हैं, सबसे पहले मेजर सैलरी का हेड भी है, कैपिटल गेन भी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है और टैक्स क्रेडिट्स भी 2-3 हैं।
एक फुल टाइम टीचर वाला भी है, एक फॉरेन इनकम वाला भी है सर। 8% टैक्स डिडक्ट हुआ है, यहां पर भी टैक्स क्रेडिट मिलना है। तो 4 जगहों पर टैक्स क्रेडिट है। ये सवाल मैंने सिलेक्ट इसलिए किया कि आज टैक्स क्रेडिट पढ़ाया, और जितनी ये वाला सवाल करने से इंशाल्लाह उसकी बड़ी डिटेल्ड प्रैक्टिस हो जाएगी। सर जी सबसे पहले बंदे का नाम है मिस्टर सगीर। कंप्यूटेशन ऑफ, सर उसने टोटल इनकम नहीं कहा, तो हमें भी कोई मसला नहीं है, हम भी टैक्सेबल इनकम ही कैलकुलेट करेंगे। एंड नेट टैक्स पेबल। टैक्स ईयर क्या है? 2020। सर ये बात तो कंफर्म है कि अंडर द हेड सैलरी मेजर सवाल होना है। हम एक काम करते हैं, सैलरी लिखा, पहला सफा छोड़ दिया, सैलरी लिखा, पहला सफा छोड़ दिया। सर पहले सफे को साफ रखने की कोशिश आपने करनी है, बाकी तो जो बाद में होना है वो सबको ही पता है अगले पेजेस पे। लेकिन पहला सफा जो है वो, उसमें आपने इसको सैलरी लिखा, और सैलरी के एडजस्टमेंट के लिए आप यहां पर आ गए। सर जी बेसिक सैलरी जी, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दूं जी, भी कितना हो गया? बेसिक सैलरी के बाद आ गया मेडिकल अलाउंस। सर जी जब आपने देख लिया मेडिकल फैसिलिटी भी है, तो मेडिकल फैसिलिटी देखते साथ ही आपके कान खड़े होने चाहिए, कहीं मेडिकल अलाउंस तो नहीं है। और अगर मेडिकल अलाउंस भी है तो फौरन देखिए मेडिकल फैसिलिटी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अगर है तो मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। सर जी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12। सर फेयर मार्केट रेंट ऑफ अकोमोडेशन, मुझे लग रहा है एक सिफर कम लिखा हुआ है यहां पे, ये प्लीज ऐड कर दीजिए। फेयर मार्केट रेंट ऑफ अकोमोडेशन हो गया 1,00,000। सर इसको हम करेंगे क्या? अकोमोडेशन का क्या रूल पड़ा है? 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल तो नहीं दिया हुआ, फिर बेसिक सैलरी ले ले। जी भाई बताइएगा कितना हो गया भाई? 2.4 मिलियन का 45%, 1,08,0,000, और अमाउंट फेयर मार्केट रेंट लिख दूं, 12,00,000। इन दोनों में से हायर कौन सा है? 12,00,000। सर वो यहां पे प्लेस कर दिया, ठीक हो गया। मेरा प्लान है कि मैं क्वेश्चन को साथ कैरी करूं, अदरवाइज याद रखिएगा आपको बेसिक सैलरी एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखनी है और 24 लाख की फिगर एक्सट्रीम राइट पर लिखनी है, दरमियान में प्रॉपर गैप रहने दें ताकि आप वर्किंग शो कर सकें। मैं अगर इसको नीचे ले जाऊंगा तो मैं उसके साथ साथ सवाल नहीं पढ़ सकूंगा, मेरी मजबूरी है, मैंने आपको डिस्प्ले प्रेजेंट करना है। वगरना आइडियली क्या होना चाहिए, पहला सफा नीचे मैंने छोड़ दिया पूरा बस सैलरी लिख के, और मैं वर्किंग करने लग गया। अगले सफे पे गया, एक्सट्रीम लेफ्ट पे मैं ये वाली चीजें लिख रहा हूं बेसिक सैलरी, और एक्सट्रीम राइट पर मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, दरमियान की जगह खाली है मेरी वर्किंग शो करने के लिए। सर आपको ऐसे ही करना है। अच्छा जनाब एकोमोडेशन भी आ गया, उसके बाद अगला है मेडिकल फैसिलिटी। जैसे ही मेडिकल फैसिलिटी पढ़ा मेरे जहन में आया, मैं भाई पहले सफ़े के एंड पे आकर
नोट नंबर 1 दे दो। मेडिकल फैसिलिटी given is as per the terms of employment, hence exempt. We assume that antian of practitioner is available. Antian of practitioner is available and attested by employer. It is attested by. सर जी, ये लाइन लिखने से मुझे सुकून मिल गया है कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा मैंने ओवरलुक नहीं किया इस पॉइंट को, मैंने जानबूझकर नहीं लिखा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? इसको नील करके इसके साथ लिख दें नोट नंबर 1। कोशिश करें जगह खुली रखें, यानी आपको लग रहा है 3 लाइन छोड़नी काफी है, एक एक्स्ट्रा छोड़ दें। सर उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, उसकी अलहदा से फीस नहीं देनी पड़ेगी आपको सर। लेकिन अगर वो फिगर वहां पे एक सवाल में भी प्लेस हो गई तो सर आपको ज्यादा फायदा होगा, आपको काट कर कहीं दाएं बाएं नहीं लिखना पड़ेगा। तो कोई मसला नहीं है, खुला खुला करें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जनाब, मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस वाली बात भी बता दी। पी फंड, प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर कितना है? सर 15,000 पर मंथ है ना, एनुअल कितना हो जाएगा? 180। सर एग्जाम्प्ट कितना है? लोअर ऑफ 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी, और दूसरा क्या 150,000। इन दोनों में से कौन सा लोअर है? 150। 150 यहां पर क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। टैक्सेबल कितना हो गया? 30,000। सर जी ये मैंने पी फंड की एडजस्टमेंट भी कर दी। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसमें क्या रिपीट करूं भाई? लोअर ऑफ 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस। यहां पर डीएनएस अलाउंस उसने नहीं दिया हुआ, ठीक है। 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस लेना है या 1.5 लाख लेना, विच एवर इज लोअर। परसों के सेशन में मैंने ये कराया था, समहाउ इसको ये एप्लीकेशन है उसकी। ले जनाब आगे चलते हैं। अब जो अगला मरला है वो हमारे पास आ गया एडिशनल इंफॉर्मेशन का। ये सिंपल सिंपल बातें खत्म हो गई हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सगीर को ऑप्शन मिली थी 10,000 रुपए की, 10,000 शेयर्स की। किस कीमत पर? यानी वो 105 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर्स खरीद सकता था ZL के। सगीर बॉट द ऑप्शन ऑन द सेम डेट बाय पेइंग 175। सर ये ऑप्शन खरीदने के उसने कितने पैसे दिए हैं? सर कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने पहले इसीलिए ही इसको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा था। मैंने कहा एक ही बार पढ़ूंगा साथ ही कर लूंगा। आपने भी आइडेंटिफाई कर लिया ना ये इस हेड का है तो बस ठीक है, फिर उसको उतनी डिटेल में तभी देखें, एक ही बार देख के हल करके फारिग करें। पहले भी देखता फिर उसके बाद दोबारा भी बताता। ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि पेपर में सवाल हल कैसे करना है। पेपर में 3-3 बार एक चीज नहीं पढ़नी, ठीक है। वो एक ही बार देखा, अच्छा इस एरिया का पे छोड़ दिया, फिर जब एक्चुअल में उस एरिया पे पहुंचेंगे फिर उसको एक ही बार मैक्सिमम एक्सर्ट करके समझ के हल करके खत्म, ताकि आपको 2 बार एक काम ना करना पड़े। सर जी इसीलिए मैंने ये छोड़ दिया था। अच्छा ये बात तो समझ आ गई। अच्छा कॉस्ट ऑफ ऑप्शन उसने खरीदी है 175 की,
कॉस्ट ऑफ शेयर भी उसने बता दिया है, 105 पर शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगे तो वो भी आ जाएगा। वेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन थी 2 लाख, सर 2 लाख रुपए की फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑप्शन थी, कॉस्ट ऑफ द ऑप्शन थी 175,000, 25,000 का गेन आ गया, लिख दूं? सर ये 25,000 ऑप्शन पर जो गेन आता है वो टैक्सेबल नहीं होता, जहन में रखिएगा, मैंने बार बार आपको बताया था। सर यहां पर भी वो नहीं लिखेंगे। ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन 30 सितंबर 2019 व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू वाज 130। सर 30 सितंबर 2019 ये हमारे टैक्स ईयर में फॉल कर गया है। इसने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 130। सर एक काम करते हैं, मैं इसको ना अब ये वर्किंग 1 के अंदर मैं कोशिश करता हूं। वर्किंग 1.1 विद इन वर्किंग 1 जो है मैं वर्किंग 1.1 करने लगा हूं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम फेयर मार्केट। सर कोई रिस्ट्रिक्शन थी इस पर? देख लेते हैं। इसने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया 30 सितंबर 2019 को, जब फेयर मार्केट वैल्यू 130 पर शेयर थी। एज पर द स्कीम ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल और ट्रांसफर द शेयर। कब? 31 दिसंबर 2019 को। 31 दिसंबर 2019 पर फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? सर ये रेलिवेंट है। रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होने के बाद जो फेयर मार्केट वैल्यू निकली वो रेलिवेंट है। सर हमने यही पढ़ाया था ना, अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हो तो फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड लेते हैं जी। सर 142 इंटू 10,000 1420 सर जी इतना पढ़ने से मुझे ये तो समझ आ गया है कि जनाब 1,142 इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी। फेयर मार्केट वैल्यू थी जब रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म हुआ था। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन वो दे चुका है 175, कॉस्ट ऑफ शेयर उसने ऑलरेडी बता दी भी 105। सर लिख देंगे कॉस्ट ऑफ शेयर ये एक्सरसाइज प्राइस 105 मल्टीप्लाई बाय 10,000। सर कितना आ गया? सर उसके बाद आ गया कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। जी कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या है? 175,000। सर जी और तो कुछ नहीं है, यहां पर कितनी अमाउंट आ जाएगी जरा कैलकुलेट कीजिए। 195,000। सर ये टैक्सेबल होगी अमाउंट अंडर द हेड सैलरी। सर 1,95,000 टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी आ जाएगा। यहां पर लिख देता हूं मैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम 195,000। अच्छा जनाब, अच्छा 30 मई को क्या हुआ? इसने शेयर बेच दिए 1,135 के हिसाब से। सर जी बड़ी काम की बात है, ध्यान से सुनिएगा। इसी साल के अंदर अंदर इसने मालिक बना तो जितनी फायदा हुआ वो टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी आ गई। यही पढ़ाया था ना, रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म हुई तो मालिक बना। जब मालिक बना तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए, जितना फायदा हो गया वो टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। मालिक बनने के बाद इसने शेयर होल्ड किए, इसकी कीमत बुरी, इसकी इसकी किस्मत ऐसी हुई कि वो 142 से रेट कम हो गया। कितना हो गया? 135 हो गया। सर जी अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, इसने शेयर 135 का बेच दिया। सेल प्रोसीड। कितने शेयर बेचे हैं? 5,000। सर कैलकुलेट कीजिए क्या बन रहा है? 675,000।
और कॉस्ट ऑफ शेयर क्या है सर? 105 के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। 525000। और कॉस्ट ऑफ ऑप्शन भी आधे कर लेंगे सर जी। 5000 बेचे ना, 5000 बेचे, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन ले लीजिए। ये कितना बनेगा भाई? 1,75,000 इंटू 5000 डिवाइडेड बाय 10,000 जी, 87,500। सर जी बताइए, 675,000 था, 525 आ गया और 870। ये आंसर प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? बता दीजिए आंसर। यस, ये वाला पॉइंट अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी। सर एम्प्लॉय शेयर स्कीम में जब भी कैपिटल गेन तक बात पहुंचेगी तो दरमियान में सैलरी वाला जरूर आ जाएगा। ठीक हो गया? सर जी बताइएगा अमाउंट अंडर द हेड सैलरी। सर 195,000 को भी क्या कर दे? 5,000 से मल्टीप्लाई करके 10,000 से डिवाइड कर दे जी भाई। 97500। सर ये लेस कर दे, अब आएगा आंसर जी भाई। क्या आंसर आया है? 85,000 का सर 35,000 का लॉस आ रहा है। सर जी अगर गेन आता तो भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी था। ये लॉस, सॉरी, ये गेन आता तो भी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन था। अब लॉस आ गया तो भी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल होगा। सर कैपिटल लॉस यहां पे लिख लें। सर जी मैं यहां पर आप लोगों को ये 2 एडजस्टमेंट्स करवा चुका हूं। सर ये बात यहां पर खत्म होने के बाद ये अगली बात है। 1 जुलाई 2019 को सगीर ने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया 15 लाख रुपए का केएल से, इन एक्सचेंज फॉर विच ही एग्रीड टू वेव द इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन द पी फंड बैलेंस मेंटेन्ड विद केएल। इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन पी फंड बैलेंस फॉर द ईयर वाज 8%। प्रिस्क्राइब बेंचमार्क रेट था 10%। सर ये जब मैंने आपको इतनी डिटेल में बताया था इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन, तो उसमें मैंने एक्सेप्शन में बताया था अगर एम्प्लॉय का इंटरेस्ट लेना बनता था और उसने माफ कर दिया, तो अब एम्प्लॉय का इंटरेस्ट देना बनता है तो एम्प्लॉयर ने माफ कर दिया। इस केस में टैक्स वाले भी जो बेनिफिट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है वो इनकम में शामिल नहीं करेंगे और उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। ये इसकी एग्जांपल है, ये इसकी असल में बेसिकली एप्लीकेशन है। सर जी इस केस में आप यहां पे लिख दीजिए प्रॉफिट ऑन डेट नील, नोट नंबर 2। सर नोट नंबर 2 पे आ जाइए। नोट नंबर 2 में लिखें इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी एज मिस्टर Sagir has waived his interest on P fund balance। आप लाइन ऊपर से देख के उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, बस काम की बात लिख दें। चूंकि आपने एम्प्लॉय ने वेव कर दिया बैलेंस पर, इस वजह से उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, नहीं करेंगे। अच्छा जनाब ये बात भी हमारी कंप्लीट हो गई। सर टैक्स क्रेडिट वाली बात पे निशान लगा के TC टैक्स क्रेडिट लिख लीजिए। क्यों? सर जी जब हम सवाल कंप्लीट करेंगे ना,
या जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे जेहन में अगला स्टेप आता रहता है। फॉर्मेट कराने का मकसद ये है कि जब आप टोटल इनकम निकालें तो आपके जेहन में सबसे पहली बात आनी चाहिए सेपरेट ब्लॉक इनकम को बाहर निकालो, और उसके बाद अगली बात आनी चाहिए कोई डिडक्टेबल अलाउंस तो नहीं है, और उसके बाद अगली बात आनी चाहिए कि टैक्सेबल इनकम क्या बनी, और उसके बाद अगली बात आनी चाहिए कि टैक्स लायबिलिटी क्या बनी, और उसके बाद अगली बात आनी चाहिए कि टैक्स क्रेडिट्स कौन से हैं, और उसके बाद अगली बात आनी चाहिए कि सेपरेट ब्लॉक आइटम वाली चीजों पर टैक्स लगाओ, और उसके बाद अगली बात आनी चाहिए कि एफटीआर आइटम पर टैक्स लगाओ। सर जी समझ आ रही है? ये तरतीब दिमाग में होनी चाहिए सर, इसीलिए फॉर्मेट पे वर्किंग करवाई है। अच्छा जनाब, 15 जनवरी को उसने शॉप सेल कर दी, लीव इन कैशमेंट। अच्छा जी, मैं किस पॉइंट पे था सर? ये वाला पॉइंट आप कह रहे हैं 31 अगस्त 2019 को लीव इनकैशमेंट थी 1 लाख रुपए की। सर जी, सरकारी मुलाजिम को रिटायरमेंट प्रीपेरेटरी टू रिटायरमेंट मिले तब एग्जाम्प्ट है, वरना हमेशा टैक्सेबल है। इसको 1 लाख लिख दीजिए, स्वाब मिलेगा आपको। ले सर, ये वाली बात भी हमने कर ली। नीचे आ गया टैक्स क्रेडिट, इसको जेहन में रखिए, ये टैक्स क्रेडिट की गेम है। बाकी मैंने आपको ऊपर वाला सारा एरिया करवा दिया है। अब जैसे आप ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं, सिर्फ टैक्स क्रेडिट वाला एरिया जो रहता है, बाकी सब आप करते जा रहे हैं। सर जी, 15 जनवरी 2020 को ही सोल्ड अ शॉप सिचुएटेड इन कराची फॉर 15 मिलियन। 15 मिलियन की बेची, और वो खरीदी कितने की थी? 19 मिलियन की खरीदी थी, और 5 मिलियन कैश में दिया था। वर्किंग नंबर 2, डिस्पोजल प्रोसीड ऑफ शॉप 15 मिलियन। सर उसके बाद आ गया कॉस्ट ऑफ शॉप। अब यहां पर आपने 19 मिलियन में से 5 मिलियन लेस कर देना है एज पेड इन कैश। सर कोशिश करें अपनी वर्किंग को शो करने का आर्ट सीखें, कि आप दिखा सकेंगे भाई मैंने ये सोच समझ के किया, मुझे प्रोविजन का पता है। सर कितना हो गया? सर 1 मिलियन का गेन आ गया। सर जब कैपिटल गेन की बात आई है और कैपिटल गेन कैलकुलेट किया है, तो कैपिटल गेन के चैप्टर के अंदर चले जाइए। स्टेप नंबर 1, कैपिटल एसेट है, यस। इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर? इमूवेबल प्रॉपर्टी। गेन या लॉस? गेन। सर गेन है तो होल्डिंग पीरियड देखेंगे। होल्डिंग पीरियड कितना है सर? 2018 में इसने ये शॉप परचेज की थी, और अब 2020 में बेची है। सर जी 18 19 करेंगे तो 1 साल हुआ, 20 करेंगे तो 2 साल। ये बिटवीन 1 to, अब यहां पर ना डेट्स बहुत प्रिसाइज नहीं है, डेट्स बहुत प्रिसाइज नहीं है, बट इट सीम्स एज इफ कि ये 1 साल से तो कंफर्म ज्यादा है। अगर टैक्स ईयर रिज्यूम करें तो ज्यादा बेहतर है। हमारा टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है? टैक्स ईयर 20 चल रहा है ना। टैक्स ईयर 18 में खरीदा था, टैक्स ईयर 19 1 साल, टैक्स ईयर 20 दूसरा साल, यानी 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम। हम ये रिज्यूम कर लेते हैं एज होल्डिंग पीरियड इज more than 1 year but less than 2 years। भैया more than 1 year और less than 2 year तो कितने परसेंट बनेगा? विद इन 1 year होता तो 100%, 1 साल से ज्यादा 2 साल से कम 7.5 लाख।
सर ये टैक्सेबल आ गया। अच्छा जनाब ये हो गया, इस पर रेट भी अप्लाई कर दूं? सर जी आपके पास टेबल पे रेट गिवन होगा, टेबल पे रेट गिवन होगा जो पेपर में होगा, यहां पर जी रेट देखना पड़ेगा, बताइएगा। सर जी अप टू 5 मिलियन तक, अगर कैपिटल गेन, उसका टेबल की रेंज क्या है सर? बुक में आपके पास पेपर में रेट गिवन होगा, आपने सफा पलटाना होगा, रेट आ जाएगा। मेरे पास रेट जो है, मेरे पास जो रेट है वो क्या है? चैप्टर नंबर 9 पेज 152। सर इसमें मुझे रेट देखना पड़ेगा, पेपर में गिवन होगा। यस आप बता रहे थे, बिल्कुल ठीक बता रहे थे। 5 मिलियन तक 3.5 और 5 से 10 मिलियन जो है वो 7.5। यहां पर तो 7.5 लाख है, हम लिखेंगे एज अप टू 5 मिलियन, तो रेट कितना होगा? 3.5%। तो टैक्स कितना बनेगा ऑन गेन ऑन सेल ऑफ शॉप? जी कितना बना टैक्स? जी बताइएगा। 26250। सर जी ये आपके पास आ गया, ये वाली एडजस्टमेंट भी मैंने कंप्लीट करा दी हर लिहाज से। अब उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। 1 मार्च 2020 को इसके पास रेजिडेंशियल प्लॉट था 18 लाख रुपए का, ये इसने इनहेरिट किया था अपने फादर से, कितने का? 2014 में 7 लाख रुपए फेयर मार्केट वैल्यू थी। यस। वर्किंग नंबर 3 सर, सेल प्रोसीड ऑफ प्लॉट कितनी है सर? कितनी है सर? 18 मिलियन। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट तो नहीं गिवन, इसका मतलब है फेयर मार्केट वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर लेंगे। कॉस्ट ऑफ प्लॉट आ गया 7 मिलियन। गेन कितना आ गया? 11 मिलियन। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एसेट है, यस। स्टेप नंबर 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी या अदर? इमूवेबल प्रॉपर्टी। गेन है या लॉस है? गेन है। होल्डिंग पीरियड देखेंगे सर, होल्डिंग पीरियड सर जी एज होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 4 years, सो नो टैक्स। इस पर कोई टैक्स नहीं होगा सर। सर जी ये बात भी हमने कर ली। अगर होल्डिंग पीरियड देख के नोट लिख दें तो वर्किंग करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, सिर्फ नोट भी दे दें तो चल जाएगा काम। यस सिर्फ नोट भी दे दें तो चल जाएगा। मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन, मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन के साथ सवाल कर रहा हूं ताकि एक एक बच्चे को समझ आ जाए। एग्जामिनर ने 3000 पेपर चेक करना है तो उसको पहले ही पता होता है कि क्या क्या फिगर है, वो आप करते हैं और नोट देते हैं कुछ भी तो वो टिक कर देता है, उसके लिए मसला नहीं है। मगर मेरे टारगेट है कि मैथ्स को डील करना, इस वजह से मैं एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं सर। सर जी कैपिटल गेन वाली स्टोरी भी कंप्लीट हो गई। 1 जून को सगीर ने एक इंडिपेंडेंट कोर्स, लर्निंग कोर्स किया है डेवलप, जिसके लिए उसने पैसे कितने वसूल किए हैं? 4260। सर वर्किंग नंबर 4 सर बाइट से पैसे आ रहे हैं, लिख दूं फॉरेन सोर्स इनकम? सर 4260 ये डॉलर उसने रिसीव किए हैं। अमाउंट रिसीव्ड 4260। सर जी आप बताएंगे 8% टैक्स कटने के बाद इसे मिला है तो टैक्स कितना लगा हुआ है? सर पता कैसे निकलेगा? 4260 डिवाइड बाय 0.92, तो ये टोटल निकल आएगा सर। चलो ये आप अमाउंट बता दीजिए। इनकम कितनी है सर जी? 4630। और सर टैक्स कितना बन गया पीछे? 370। सर रेट आपने अप्लाई करना है रुपीज में, तो 168 का रेट लगा दीजिए, आपके पास अमाउंट आ जाएगी। जी बताइएगा।
4260 मल्टीप्लाई बाय 1680, जी बताइएगा। 776। प्लीज आप में से कोई और स्टूडेंट भी बता दे, फिगर आउट ना हो जाए। 77। भैया 4260 मल्टीप्लाई बाय 168। जी आप ये अमाउंट रिसीव की इतनी अमाउंट बनती है, और इन जो अमाउंट जो इनकम है वो कितनी है, फॉरेन सोर्स इनकम। सर 4630 मल्टीप्लाई बाय 168 कीजिएगा। 777,840, और टैक्स कितना कटा, 62160। सर जी ये मैंने ये वाली वर्किंग भी कर ली, बुक में है, वो बुक में है, आई कैब में नहीं थे, उसको ठीक कर लीजिए। अच्छा जनाब देखिएगा, ये मैंने सारी वर्किंग कर ली। अब जरा आ जाएं, सबसे पहले लिखा पाकिस्तान सोर्स इनकम, अब फॉरेन भी है ना, तो पाकिस्तान सोर्स इनकम लिख दिया। सर सैलरी की फिगर कितनी आएगी, सर जी अब मैं सबसे पहला स्टेप है, सारी जब मैंने वर्किंग कर ली और मेरे पास सिर्फ अब टैक्स क्रेडिट रह गए, इनकम सारी कैलकुलेट हो चुकी, मैं एक बार टोटल करके तो अपनी टोटल इनकम तक कंप्लीट कर सकता हूं। सर जी बताइएगा, इसको टोटल कर दीजिए। 416,500। सर जी यहां पर प्लेंटी भी आनी है, ये भी मैंने नोट में देना है, याद रखिएगा। सर जी 416,500, 416,500। सर सैलरी आ गई, उसके बाद आ जाए इनकम फ्रॉम बिजनेस, नहीं, उसके बाद आएगी कैपिटल गेन। जी भाई बताइएगा, 7,50,000, ठीक हो गया। सर ये 7,50,000 मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ है, ये है सर 7,50,000। सर उसके बाद आ जाए फॉरेन सोर्स इनकम में, इनकम फ्रॉम बिजनेस, जी कितना हो गया, 777, 840 है, 913 है। सर डेसिमल का फर्क है, हम उसको एग्जैक्टनेस पे जाते हैं, 913 लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। 62160 ही है सर, जरा कैलकुलेट कीजिएगा। अब जरा इनकम फ्रॉम बिजनेस है 777,913। सर टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, सर जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, टोटल इनकम निकालें, लेकिन टोटल इनकम मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं टोटल इनकम क्यों निकालूं, पहले सेपरेट ब्लॉक आइटम ऐड करूं फिर सेपरेट ब्लॉक आइटम माइनस करूं, मैं टोटल इनकम नहीं निकालता, मैं डायरेक्ट टैक्सेबल इनकम निकालूंगा। और उसके लिए क्या करूंगा, मैं कैपिटल गेन का ये जो 750 है, ये चूंकि सेपरेट ब्लॉक आइटम है, इसको लेस कर दूंगा दोबारा, कैपिटल गेन, यहां हम इसको कहते हैं लेस कर देंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। जी भाई बताइएगा कितना बना, सर जी टैक्सेबल इनकम आपके पास आ जाएगी, जी बताइएगा, 494,2913। सर ये मेरे पास आ गई टैक्सेबल इनकम, इस पे मैं रेट अप्लाई करूंगा तो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। जरा जल्दी से रेट अप्लाई करके बता दीजिए कि टैक्स लायबिलिटी क्या बनी। सर जी मैं कर क्या रहा हूं सुनिए, मैं अंडर दैट सैलरी पिक की, फिर कैपिटल गेन देखा, फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस देखा, इन तीनों को टोटल किया
और इन तीनों को लिखा और उसके बाद सेपरेट ब्लॉक आइटम माइनस कर दी, तो आपके पास आ गया टैक्सेबल इनकम। गर्चे रिक्वायरमेंट नहीं है टोटल इनकम लिखने की, लेकिन अगर आप अपने तौर पे चाहें तो यहां पर टोटल इनकम ऐड कर सकते हैं। सर मेरे जहन में सिर्फ ये बात आ रही है कि फॉर्मेट पे ही चलूं तो ज्यादा बेहतर है। सर टोटल इनकम बताइएगा क्या बन रही है? 5692913। सर मैंने टोटल इनकम लिख दी है, कीपिंग इन माइंड कि हम उस फॉर्मेट पर रहे। अगर ना भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। सर टोटल इनकम आ गई, उसके बाद सेपरेट ब्लॉक आइटम माइनस की तो टैक्सेबल इनकम आ गई। अब लायबिलिटी कैलकुलेट करें। सर कैलकुलेट की है लायबिलिटी 658583। सर ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। जैसे ही टैक्स लायबिलिटी निकाली आपके जेन में आया टैक्स क्रेडिट। जैसे ही टैक्स क्रेडिट आया जेन में आना चाहिए सबसे पहले फुल टाइम टीचर। टैक्स क्रेडिट जैसे ही जेन में आया, जरा देखिए हमारे पास 3-4 तरह के टैक्स क्रेडिट है। सबसे पहला टैक्स क्रेडिट है फुल टाइम टीचर वाला। फिर उसके बाद हमारे पास एक टैक्स क्रेडिट कौन सा है? फॉरेन सोर्स इनकम वाला। फिर उसके बाद एडवांस टैक्स जो एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया, और फिर उसके बाद डोनेशन वाला। सर 4 तरह के हैं। इस सवाल की सबसे ज्यादा मुश्किल बात यह थी कि टैक्स क्रेडिट को कैलकुलेट करने में बच्चों को मुश्किल हुई थी। सर वो जरा करते हैं। सर सबसे पहले फुल टाइम टीचर। अब यहां पर एक बात देखिए, यहां पर जो की पॉइंट है वो ये है कि आप ए ओवर बी के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी उसमें आप ये करेंगे कि 658583 डिवाइडेड बाय, सर टैक्सेबल इनकम आ जाएगी आपकी कितनी? 4942913। इसका 25%, इसके बाद सैलरी इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका 25% लेंगे। सर ऐसे भी कर सकते हैं। आई कैप ने कैसे किया है? आई कैप ने स्लैब रेट से देखकर और वो अप्लाई किया है। अच्छा इससे एक और सवाल पहले भी आया था, दोनों तरीके से किया जा सकता है, मगर मैं इस वक्त ये रेकमेंड करूंगा कि फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू आप जो आई कैप ने तरीका अडॉप्ट किया वो अडॉप्ट कर लीजिए। जिसका मतलब यह है कि आप भी टेबल से देख लीजिए 4165000 का देखिए रेट कितना आएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं दोनों ठीक है, लेकिन हमने किस तरीके से करना है, जिस तरीके से आई कैप ने रिसेंट रिटायरमेंट सोल्यूशन दी। 4165000 का टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। 4165000 की टैक्स लायबिलिटी निकाल देंगे। सर इतनी स्ट्रेंथ बैठी हो, जी भाई कितना बन रहा है? 535000। इसका 25% ले लूं? जी भाई बताइएगा। 125750। अच्छा जनाब ये सबसे पहले लेस करेंगे, ये सबसे पहले लेस करेंगे। जी भाई मुझे पता है दोनों तरीकों से आंसर मुख्तलिफ आएगा। मैंने आपको कहा है दोनों ठीक है। आई कैप ने जब सोल्यूशन दिया तो इस तरीके से दिया। मैं ये सोच रहा हूं कि अगर पेपर में आपको सवाल आए तो मेरी एडवाइस है कि इस तरीके से करो। शायद कि एग्जामिनर के पास जो सोल्यूशन आए उसमें इस तरीके से हुआ हो, तो आपके लिए बेहतर अप्रोच यही है। मैं फिर कह रहा हूं वो वाला तरीका भी ठीक है। फुल टाइम टीचर भी आपके पास आ गया। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए।
टैक्स लायबिलिटी आफ्टर द फुल टाइम टीचर। जी भाई बताइएगा कितना आ रहा है? 8। सर जी ये आपके पास लायबिलिटी आ गई। इसके बाद आपके पास है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। सर फॉरेन टैक्स क्रेडिट का क्या रूल है पता है? जितना एक्चुअल पे किया, कितना एक्चुअल था भाई? एक्चुअल कितना था? सर जी ये सवाल में गिवन है। सर हमने वर्किंग की हुई है। 62160 ये एक्चुअल था जो डिडक्ट हुआ था। 62160 और दूसरा ले लेंगे हम ए ओवर बी। अब यहां पर हम ए क्या लेंगे सर? 532833 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम 4942913 मल्टीप्लाई बाय सर कितना आ रहा है? 777913। जी भाई 8385। इन दोनों में से कौन सा लेना है? लोअर लेना है। 62160 ये वाली फिगर ले लेंगे, ये माइनस करेंगे। सर असल में हम ना टैक्स लायबिलिटी निकाल के थक जाते हैं। हालांकि इस सवाल में मेजर मार्क्स टैक्स लायबिलिटी के बाद की वर्किंग के थे। यानी ये 20 नंबर का सवाल था या 18 नंबर का, तो 8 मार्क्स टैक्स लायबिलिटी तक थे और 10 मार्क्स उसके बाद थे। तो जरा अलर्ट रहिएगा, सवाल डीप कहां पे ज्यादा है। सर जी टैक्स फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी लेस कर दे, क्या अमाउंट आ गई? 470673। सर जी ये आपके पास आ गई टैक्स क्रेडिट आफ्टर टैक्स लायबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। सर जी इसके बाद अगला स्टेप क्या था? सर इसके बाद डोनेशन पे वर्किंग करेंगे। सर डोनेशन के बारे में क्या पढ़ा हुआ है भैया? डोनेशन के बारे में हमने पढ़ा था, वर्किंग यहां पे कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 5 डोनेशन। सर डोनेशन के बारे में पढ़ा था ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए? टैक्स लायबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेनी थी, क्या अमाउंट है? 470673 डिवाइडेड बाय टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितनी है? 49429113। ए ओवर बी इंटू सी, और सी क्या होगा? लोअर ऑफ। सर हमने लोअर लेना है, ये इंडिविजुअल है तो 30% लेना है। 30% लीजिए जरा टैक्सेबल इनकम का। 49429113 क्या बन रहा है? 1482874। सर एक तरफ तो ये बन गया और दूसरी तरफ एक्चुअल लेना है। सर एक्चुअल कितना है? यार एक्चुअल तो हमारे पास गिवन है ना। सर जी एक्चुअल हमारे पास गिवन है, कितना है भाई? 2.5 मिलियन। सी क्या लेना है? सर सी लेंगे, ये सी अब मिटा दीजिए। इस सी की बजाय लिखे 1482874। कैलकुलेट करके बताइए क्या बन रहा है? 141202। ले जनाब ये डोनेशन का टैक्स क्रेडिट आ गया। इसको भी अल्लाह का नाम लेके लिख दें 141202। सर इसको भी लेस करना है। अब आप देख लीजिए टैक्स क्रेडिट 4 थे टोटल, 3 हो चुके। सर ये वाला भी हो गया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी हो गया, वो फुल टाइम वाला भी हो गया। सर अब सिर्फ कौन सा रह गया है? ये एडवांस टैक्स है। एडवांस टैक्स को हमेशा बाद में लिखते हैं, पहले हम जरा टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक इनकम निकाल लें। टैक्स ऑन
बिस्मिल्लाह। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक इनकम, इसके लिए वर्किंग भी करने की जरूरत नहीं है सर, वर्किंग हुई हुई है, आपने सिर्फ रेफर करनी है वर्किंग नंबर 2। सर जरा बताइएगा, 7.5 लाख का 3.5%, 20250 है, 26250। सर ये ऐड करना है, ये डोनेशन वाला माइनस करना है। सर टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर लिख लूं आखिरी? सर जी एफटीआर वाली कोई आइटम ही नहीं है ना सर, अब क्या चीज रह गई है? सर जी उसने लिखा हुआ है ये टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, लिख दूं? सर टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, जी भाई कितनी अमाउंट बन रही है? 160,000, ये माइनस करना है। सर जी आपके पास फाइनल आ गया टैक्स पेबल। जी बताइएगा जरा। 195,721, सर ये आपकी फाइनल फिगर है। सर आपको बताता चलूं, ये जिस तरह से मैंने सवाल किया है, ये आपकी आई कैप में सैलरी का आज तक सबसे मुश्किल सवाल आया हुआ है। और मुझे आई नो कि बहुत आसान सवाल करवा के यहां पर, जेन्युइनली बता रहा हूं, बहुत आसान सवाल करा के यहां पर यह बात प्रूव की जा सकती कि कोई मसला नहीं है, बट आई चोज द जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, जेन्युइनली। अच्छा ये एक मिनट, अच्छा असल में फिर वही बात। अच्छा सुन लीजिए भाई, अभी मेरे पास कम से कम मुझे 10 मिनट और चाहिए, और लास्ट टाइम भी इसी टाइम के करीब आपने तालियां क्लैपिंग कर दी थी और वो सर आ गए थे कि फिर मुझे उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, अभी वो गए हुए हैं। मैंने ये सवाल ट्रिकी था, मैक्सिमम एडजस्टमेंट इसमें थी। आप जितने भी सवाल प्रैक्टिस करेंगे आपको रियलाइज होगा कि ये सवाल वाकई औखा था। बहरहाल ये मैंने आपको सवाल करवा दिया, अब सिर्फ एक काम रह गया, 10 मिनट का काम है। मैं आपको की एडजस्टमेंट जो पिछली 14 अटेम्प्ट्स में आई हैं वो डिस्कस करने लगा। सर जी पेनल्टी का नोट आएगा, यस, ये मैंने आपको बताया था। पेनल्टी जो सर आपने कैश में पेमेंट की है ना सर, पेनल्टी फॉर पेमेंट इन कैश ऑफ शॉप। सर इसके अलावा एक कैपिटल लॉस का भी नोट डाल दीजिए। कैपिटल लॉस जो कैरिड फॉरवर्ड हुआ है वो कितना हुआ है? 35,000। सर जी ये सवाल हो गया, मुझे मेरे साथ जल्दी से आइए। और अब जो सवाल आपको मैंने जो एडजस्टमेंट करानी यार बड़ी मेहनत से निकाली हुई है, आप सुन लो। वाकई ये अभी आप देखेंगे कैसे मैंने एक एक अटेम्प्ट की वर्किंग करके इसको निकाला हुआ है। सर जी सुनिएगा, मेरे साथ रहें, अब की एडजस्टमेंट्स हैं प्लीज, आखिरी 5 मिनट 7 मिनट हम फोकस रहिएगा। सर एडजस्टमेंट, जब मैं सवाल देखने लगा, यकीन माने सवाल लिखता था और अगली बार वही सवाल आता था तो मैं ऊपर वाले को ही टिक कर देता था कि यार ये तो पहले हो गया हुआ है, ये तो पहले बता दिया होगा क्लास में। तो मैंने इसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट्स निकाल के एक मेहनत करके एक वर्किंग बनाई है जो आप लोगों के साथ एक्सक्लूसिवली इस दिन के लिए शेयर की है कि यार ये आप सबको पता चल जाए। सर जी कार और व्हीकल गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दे दी है तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो, अगर एम्प्लॉय ने उसके एवज कोई पैसे दिए हैं तो वो माइनस कर देंगे। ये एडजस्टमेंट 2-3 बार आ चुकी है। सर बोनस के बारे में अक्सर वो कह देते जी जुलाई को मिला बोनस। सर अगर बोनस जुलाई में मिला है तो इसका मतलब तो समझ आ जाना चाहिए सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है, अगर 30 जून के बाद मिला है तो नहीं होगा। सर एक सवाल में उसने यही कहा हुआ था ऑटम 15 में कि लंच या बुफे के हवाले से कहा हुआ था कि 2000 पर पर्सन उसने लंच या बुफे जो है वो अपने एम्प्लॉय को दिया है। सर उस केस में सिंपल है, वो एक बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होता है। सर एसी या वॉशिंग मशीन अगर रिटर्नेबल बेसिस पे दी गई हो, ये बात मैं पहले कर चुका हूं जब सैलरी बढ़ा रहा था, तो सर डेप्रीसिएशन लेनी होती है।
सर डेप्रिसिएशन लेनी होती है, अगर डिफरेंस इन फेयर मार्केट वैल्यूज है तो वो भी ले सकते हैं। सर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल की एक एडजस्टमेंट है ऑटम 2015 के सवाल में, वो जरूर देखिए, ये मैंने आपको आज पढ़ाया है। फेयर मार्केट वैल्यू जो होगी ना रॉ मटेरियल की, जिसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, वो लेंगे एज ए कॉस्ट, और जितने का वो सेल हुआ होगा सेल में से कॉस्ट की बजाय फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, और फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी खर्चा नहीं लिया जाएगा। सर स्प्रिंग 2016 प्रोविडेंट फंड, स्प्रिंग 2016 में पी फंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर आ गया, ये तो इस सवाल में भी आपने किया है, कोई दिक्कत नहीं है। सर जक़ात और टैक्स, ये बड़ी बार एडजस्टमेंट आई है, ऑल दो इस सवाल में नहीं थी जो मैंने कराया, शायद अगली अटेम्प्ट जब मैं कल आपको कराऊंगा, जो अब मैंने कल सवाल कराना है इंशाल्लाह एओपी और बिजनेस का, उसके अंदर ये वाली एडजस्टमेंट आएगी। सर जी अगर वो आपको कहते हैं ना मैंने 100 रुपए का डिविडेंड आपने वसूल किया है और उसमें से जक़ात लेस हुई थी, तो भाई आप पहले जक़ात ऐड कर दो और फिर उसके बाद उसको ग्रॉस अप करो, फिर आपके पास आएगी डिविडेंड इनकम। ये जो आपको 100 रुपया मिला ये डिविडेंड रिसीव्ड है, तो डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड इनकम में दरमियान में दो चीजें हो सकती हैं, एक ज़कात और एक जो है वो टैक्स जो कट के मिला है। अच्छा दूसरे नंबर पे एक चीज और देखिएगा, जो ज़कात है वो एड बैक करनी होती है और उसके बाद उसको 0.85 से डिवाइड करना है। सर ये एक बात थी जो एक दो सवालों में आई हुई है। सर ऑटम 16 में एडजस्टमेंट में मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी, वो तो इस सवाल में भी आ गया, देखें रिपीट हो रहा है। साइन अ बॉन्ड, सर अगर आपने बॉन्ड साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आप रिजाइन नहीं करूंगा और उसका 10 लाख लिया है, तो वो 10 लाख आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा। अगर इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स दोनों का टैक्स क्रेडिट हो जाए, ये आज पढ़ाया, इन दोनों में से एक पर मिलेगा। इसकी एप्लीकेशन 2016 ऑटम के सवाल में थी। एम्प्लॉय शेयर स्कीम की एडजस्टमेंट थी, बहुत अच्छी एडजस्टमेंट हमने आज भी डिस्कस की है। तकी अहमद का एक सवाल है ऑटम 2017 का, उसमें एक ही एडजस्टमेंट सबको तंग करती है और वो एडजस्टमेंट है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का जो लोन है वो वेव कर दिया था। अच्छा अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का लोन वेव किया था तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना लोन था, और वो जितना लोन होगा वो उसने वेव कर दिया, वो आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा। सर अहमद गाजी का एक सवाल आया था, उसमें कंसेशनल लोन की बात थी, यहां पर भी थी, लेकिन यहां पर तो सीन बिल्कुल सिंपल था ना कि उसने पी फंड माफ कर दिया था। आप गौर करें, ये 18 में सवाल आया, उसने वही एडजस्टमेंट उठाई है और उसको एक स्टेप ऊपर लेके जाके आप लोगों के सामने रख दिया। तो टेक्निकली आप लोग अगर ये पास पेपर तैयार कर लेंगे ना, तो आप वो ऊपर वाला 20% या 22% जो नया पूछा होगा सिर्फ उस वो चैलेंज होगा आपके लिए, बाकी सारा आसान होगा। मैं नहीं मानता कि आप ऑटम 14 या ऑटम 15 से शुरू करके ये सारे न्यूमेरिकल करें और आपको पेपर में न्यूमेरिकल देख के सदका हो जाए या सकता हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सर आप जो है अगर ना ठीक हुआ तो फिर वो दूसरे वाला भी हो जाएगा, अभी ठहर जाइए। अच्छा जरा देखिएगा पॉइंट क्या है यार, आप जब जब आप इस एंगल से टीचर के एंगल से उस पेपर को देखते हैं ना, तो आप रियलाइज करते हैं यार दो चार थोड़ा सा स्टेप इंप्रूव हुआ है पेपर, थोड़ा सा पेपर डिफिकल्टी लेवल आया है, 80% वही होता है। सर अगर आप 80% तैयार करके जाएंगे तो आप उसमें से ही पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, ये तो बात कंफर्म है। आपके लिए चैलेंज सिर्फ वो वाला 20% होगा। ये वाली एडजस्टमेंट कंसेशनल लोन वाली पहले भी थी और इस बार भी आई है, जो मैंने आपको सवाल कराया बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट है। अगर वो आपको कह दे कि कम पे दिया है तो वो वाली अमाउंट टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी आ जाएगी। यहां पर उसने कह दिया पी फंड वेव किया हुआ है तो यहां पर टैक्सेबल नहीं होनी थी। सईद का सवाल क्या है, आसान सवाल था, सी फेयर की एक एंट्री, सी फेयर को जो सैलरी मिलती है उसके हवाले से था। आई कैप ने ये वाली एडजस्टमेंट आई कैप की बुक में अब मौजूद नहीं है, मगर फिर भी एहतियातन आपको ये वाला सवाल अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। सिंपल सवाल है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। हाँ अलबत्ता एक चीज याद रखिएगा, बाज़ औक़ात आपका एम्प्लॉयर आपको किसी काम करने के पैसे देता है और वो आपको पैसे देता है 4 लाख और काम होता है 3,90,000 में, 10,000 रुपया बच जाता है, क्या ये आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा? द आंसर इज नो। अच्छा उसके बाद आ गया लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर टू रेजिडेंशियल हाउस। सर ये सईद में एक सवाल आया था और जो है वो एम्प्लॉयर ने
एम्प्लॉयर से लोन लिया था रेजिडेंशियल हाउस घर बनाने के लिए। सवाल पढ़ते साथ ही ज़हन में आता है यार ये तो प्रॉफिट ऑन डेट डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, लेकिन वो शर्तें देखनी है पूरी हो रही हैं जो डिडक्टेबल अलाउंस में हमने पढ़ाई थी। फिर उसके बाद ऑटम 2021 में नुमान वाला एरिया, ये मैंने लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल नहीं कराया, इससे पिछला कराया जानबूझ के, चूंकि ये वाला सवाल ज्यादा आसान था और जो पिछला सवाल था वो ज्यादा ट्रिकी था। अच्छा, कन्वेंस फॉर बोथ ऑफिशियल और पर्सनल बड़ी सिंपल थी, 5% लगा देना था। यही 4 स्टेप ही देखने होते हैं। मकसद क्या है, रेट कितना लगेगा, और कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू, अगर लीज थी तो फेयर मार्केट वैल्यू, और चौथे नंबर पे ड्यूरेशन कितने अरसे के लिए आपके पास रहा। सर प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन थी, इस सवाल में भी आई है, पहले भी कराया हुआ आपको। रीलोकेशन अलाउंस एक नई चीज थी जो इस सवाल में आई थी लेटेस्ट अटेम्प्ट में, और उसमें पता है क्या करना था यार, अगर अलाउंस आपको फिक्स्ड मिल रहा है और मंथली मिल रहा है तो वो अंडर द हेड सैलरी टैक्स होगा। लेकिन अगर अलाउंस किसी काम करने के लिए मिला और काम करने के लिए था, अगर वो उसने आपको कहा लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया, रीलोकेशन अलाउंस 30,000 पर मंथ मिल रहा है, सर ये टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। लेकिन अगर वो आपको कहते हैं लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाए, हम एक बार आपको 2 लाख दे रहे हैं, अपना सारा सामान ले जाए ट्रक करा के, अब इसका मतलब यह है कि वो ये वाला जो अलाउंस है, ये रीलोकेशन अलाउंस है, ये सिर्फ वन टाइम काम करने के लिए दिया गया है, ये टैक्सेबल नहीं होगा। सर ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ तरह से आई हुई हैं, और बहुत सी, एक सवाल में तो 5-6 एडजस्टमेंट होती हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं सर आपने 2-3 क्यों लिखी हैं, भैया बाकी रिपीट हो रही हैं सारी। ये देखें ऊपर टिक लगे हुए हैं, ये टिक मार्क असल में मैं इसलिए कर रहा था कि यार वो दोबारा लिखने की बजाय ऊपर ही रेफर कर रहा था कि ये वाली बात हो गई, वो एक ही बार बेहतर बता दूंगा। सर आप गौर करें, एक सवाल में 2-3 नई एडजस्टमेंट्स हैं, बस 2-3 नई एडजस्टमेंट्स हैं, सारी एडजस्टमेंट्स पुरानी होती हैं। अगर आप उसको तरीके से मेहनत से कॉन्सेप्चुअली करेंगे तो इंशाल्लाह सर हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू। जी सर, अब तो मैं यहीं खड़ा हूँ। जी सर आ जाइए। डियर स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? आपने देखा कि एक पैशनेट टीचर कैसा होता है। कितने कम टाइम में कितना नॉलेज इंपार्ट किया सर ने। पिछली 14 अटैम्प्ट्स, उनके जो क्वेश्चन में वो जो जहाँ पे जाके फंसना था आपने, वो उन्होंने पहले बता दिया कि ये इस तरीके से होगा। वहाँ पे आप टाइम लगाते, आप एफर्ट करते, किसी से पूछते, तो सर ने वो जो दरिया है उसको कुएं बंद कर दिया। सर थैंक यू वेरी मच सर। दिस कंक्लूड्स आवर टुडेज सेशन। इंशाल्लाह कल कैफ 2 का सेशन नंबर 4 होगा इंशाल्लाह ताला, और